Dear students, viewers and candidates, आज एक ख़ूबसूरत वीडियो के साथ आपसे फिर मुखातिब हूँ। आज का ये जो लेक्चर है ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें मैं एलिमेंट्री टीचर जनरल लाइन जो 2021 में पेपर हुआ था, ओरिजिनल एनटीएस का पेपर, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इस पेपर से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ट्राई करूँगा कि मैं जो भी सब्जेक्ट जिसको मैं टच करूँ, मैं मैक्सिमम नॉलेज उसका आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके पास एक तो पेपर हल करने की स्किल आ जाए, और दूसरा ये है कि जो पेपर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और आ जाए आपको। तो इंग्लिश का पोर्शन सबसे पहले आता है एनटीएस के पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एन एंटोनियम ऑफ मेरिमेंट इज। अब देखें कि आपने क्वेश्चन को यानी स्टेटमेंट को बहुत तवज्जो से पढ़ना है, जल्दी नहीं करनी है आप लोगों ने। ये जो एंटोनियम है इसका आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये मुतज़ाद होता है, और मुतज़ाद वो वाला लफ्ज़ होता है जिसके माना दिए हुए लफ्ज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ हों, उलट हों। तो मेरिमेंट एक लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है खुशतबा। तो अब जो भी वर्ड इसके अपोनेंट होगा वो इसका एंटोनियम होगा। तो हम देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ लें कि ये है गैरिटी, इसका मतलब होता है दिल लगी। अब देखें कि मेरिमेंट जो खुशतबा है, दिल लगी इससे मिलता जुलता है। जॉलिटी ये भी एक लफ्ज़ है, वैसे डिक्शनरी में तो इस तरह का कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन इसका माना भी खुशी के माने में आता है। चीयरफुलनेस ये शादमानी होती है, चेहरे की खुशी। और आखिरी जो लफ्ज़ है वो है ग्लूम। तो ग्लूम का मतलब होता है अंधेरा। अब खुशतबा का उलट अंधेरा हो सकता है। बाकी जो 3 ये ऊपर वाले अल्फाज हैं ये इसके सिनोनिम्स हैं, और ये ग्लूम जो है ये एंटोनियम है। नंबर 2 है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब जो सेंटेंस है वो है दे आर गोइंग टू सबमिट एन एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन वाज। देखें वाज पहली बात है, दे के साथ वाज नहीं आ सकता, वर आएगा। इसका मतलब है कुछ थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अगर आप की होगी, हेल्पिंग वर्ब उसके समझने में अगर आप माहिर हुए तब भी आप एक्टिव पैसिव कर लेंगे, और कुछ जो रूल्स हैं अगर उनको आप समझने के काबिल हुए तो तब भी आप एक्टिव पैसिव कर लेंगे। अब वाज और दूसरे में भी वाज इस्तेमाल हुआ है, और तीसरे में क्या है कि एन एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड बाय देम। तो दे आर गोइंग ये प्रेजेंट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है। कभी भी प्रेजेंट टेंस का जो पैसिव वॉइस है वो फ्यूचर टेंस में नहीं बदलता। और लास्ट है एन एप्लीकेशन is going to be submitted by them. An application is going to be submitted by them. ये जो पैसिव वॉइस है ये करेक्ट है। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव। दूसरा जो एक्टिव पैसिव है, दूसरी स्टेटमेंट उसका हम बनाते हैं। आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये क्या है सेंटेंस कि मैंने आपको लंबे अरसे से नहीं देखा। यू हैव नॉट सीन बाई मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। यू हैव नॉट बीइंग सीन। बीइंग जब लगे तो ये आपने याद रखना है कि अगर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है जिसमें, या पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंस है इसमें इज एम आर और आईएनजी इंग का वर्ब के साथ आईएनजी इंग का इजाफा होता है, तब बीइंग लगता है। इसका मतलब है कि जो दूसरा है
ये रॉन्ग है, यू हैव नॉट बीन सीन, फिर अगेन रॉन्ग हो गया, यू हैव नॉट बीन सीन, ये भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब है कि यू हैव नॉट बीन सीन बाय मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बिल्कुल करेक्ट है और ये एग्जैक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, स्टेटमेंट है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। नरेशन एक्चुअली होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसको हम नरेशन बोलते हैं। तो हम इसको ज़रा देखते हैं कि स्टेटमेंट के आई सेड आई एम हेयर। अच्छा, एक बात आप यहाँ थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लें कि एक इसमें रिपोर्टिंग स्पीच है और एक रिपोर्टेड स्पीच है। जो आई सेड है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, वो रिपोर्टेड स्पीच है और बाहर वाली रिपोर्टिंग स्पीच है। आपने याद रखना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जैसे सेड है वो सेकंड फॉर्म में हो, तो फिर जाके जो रिपोर्टेड स्पीच है आई एम हेयर वो चेंज होगी। तो बहुत सिंपल है इसका। पहला है आई सेड दैट आई हैड बीन देयर, आई हैड बीन नहीं आएगा क्योंकि आई सेड दैट आई वाज देयर। अब हेयर का जो अपोजिट है वो देयर है। आई सेड इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, आई सेड दैट लगाएंगे, आई वाज। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो आई सेड दैट आई वाज देयर, तो ये बिल्कुल जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। अगली पे जाते हैं, अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो जो स्टूडेंट हमारी एकेडमी में पढ़ते रहे हैं उनको मैंने जब सिलेबस लिखवाया था तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई थी कि एक एक्टिव पैसिव आएगा, यहाँ दो आ गए, एक सिनोनियम एक एंटोनियम आएगा। तो वो तो खैर इसने सिर्फ एंटोनियम दिया है। फिर मैंने ये कहा था करेक्ट यूज़ ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, और प्रपोजिशन भी मैंने स्टूडेंट्स को बताई थी, और पार्ट्स ऑफ दी जो स्पीच हैं और जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वो भी सब बताई थी। तो आप अब देखते जाएं कि उनमें से कितना जो मैंने इनको निसाब बताया है स्टूडेंट्स को, इनमें से कितना आता है। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई गो टू इस्लामाबाद टुमारो। देखिए टुमारो है जो कमिंग आने वाला कल है, तो गो नहीं लगेगा, गो होता है प्रेजेंट टेंस के लिए, वेंट पास्ट के लिए होता है, गॉन बी पास्ट के लिए होता है, और आगे जो है आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद टुमारो, ये करेक्ट ऑप्शन है। मैच द वर्ड डार्क विद इट्स करेक्ट सुफिक्स। एक होता है प्रीफिक्स जो पहले आता है किसी वर्ड के, और जो आखिर पे आता है उसे सुफिक्स कहते हैं। अब याद रखना है कि सिंपल सी बात है, डार्केबल नहीं होता, डार्कलेस नहीं होता, डार्किश ISH नहीं होता, और लास्ट पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आएगा डार्कनेस। नंबर 7 पे है शी स्पीक सॉफ्टली। द अंडरलाइन वर्ड इज द सेंटेंस, इन द सेंटेंस इज एन वर्ब, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन लगा के हमने दो सेंटेंसेस हैं उनको जोड़ना है। कंजक्शन होता ही है कि दो अलग अलग सेंटेंसेस को ऐसे जोड़ना कि वो बामाना एक सेंटेंस बन जाए। यहाँ से विल रिसीव अ शील्ड टुडे व्हाइल ही डिजर्व इट, जब वो इसको डिजर्व करता था ऐसे नहीं है, इधर या बट लेकिन, बिकॉज ही डिजर्व इट, बिकॉज यहाँ पे करेक्ट यूज ऑफ कंजक्शन है। आते हैं मैथमेटिक्स पे। द नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म आर। चैप्टर नंबर 1 है 8th का, जिसमें
जो नंबर सिस्टम है उसमें नेचुरल नंबर हैं, होल है, इवन है, ऑड है, प्राइम है, रैशनल है और इर्रेशनल है। तो ये जो रैशनल नंबर होते हैं ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और इर्रेशनल जो है ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, तो इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। अ क्लोज्ड फिगर, अ क्लोज्ड प्लेन फिगर विद 4 स्ट्रेट साइड इज, देखिए ट्राइंगल नाम से ही जाहिर है कि वो 3 साइड्स होंगी और क्वाड्रिलेटरल जो है ये 4 साइड्स की होती है और ऊपर उसने कहा हुआ है कि अ क्लोज्ड प्लेन 4 साइड्स 4 स्ट्रेट साइड्स। तो उसके बाद है पेंटागन। पेंटागन ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम होती है जिसकी 5 साइड्स हों। हेक्सागन 6 साइड्स होती है, एप्टागन 7 साइड होती है, ऑक्टागन ऑक्टल से है 8 साइड्स होती है, नैनोगन नाम से ही जाहिर है 9 से है और डेकागन 10 साइड्स पे मुश्तमिल होती है। इसलिए आपने थोड़ा सा एक मरतबा फिर समझ लेना है कि ट्राइंगल जो है वो 3 साइड की होती है, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर और रेक्टेंगल इनको क्वाड्रिलेटरल ही कहते हैं, ये 4 साइड्स की होती है। पेंटागन 5, हेक्सागन 6, एप्टागन 7, ऑक्टागन 8, नैनो या नैनोगन ये 9 पे और डेकागन जो होती है ये 10 पे मुश्तमिल होती है। तो अब चूंकि 4 स्ट्रेट साइड है तो वो हो गया क्वाड्रिलेटरल। आगे चलते हैं कि अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज, एक सर्कल हो, ठीक है, इस टाइप का सर्कल और दरमियान में उसका सेंटर होता है जिसे मरकज कहते हैं, उससे अगर कोई लाइन गुजर रही हो तो वो डायमीटर होती है और साइड से अगर गुजर रही हो तो वो कार्ड होता है और सर्कल का छोटा सा हिस्सा वो आर्क होता है। तो इसलिए अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, ये कंडीशन है कि सेंटर से जो गुजर रही हो वो सर्कल का डायमीटर होता है। और इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि जो डायमीटर होता है सर्कल का वो सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड भी करता है। द रिलेशनशिप बिटवीन 2 रेशियोज इन विच इंक्रीज इन वन क्वांटिटी काजेस डिक्रीज, इन एक क्वांटिटी इंक्रीज हो और दूसरी डिक्रीज हो तो वो इनवर्स होता है। अगर एक इंक्रीज हो उसी रेशियो से दूसरी इंक्रीज हो या एक डिक्रीज हो तो दूसरी भी डिक्रीज हो तो वो डायरेक्ट रिलेशन होता है या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो एक्चुअली यहाँ इसने पूछा है कि इन विच इंक्रीज इन वन क्वांटिटी काजेस डिक्रीज इन द सेकंड क्वांटिटी, तो ये इनवर्स रिलेशन है। द नंबर सिस्टम इन्वॉल्विंग 2 डिजिट्स इज कॉल्ड बाइनरी। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये चूँकि पेंटा सिस्टम है वो जो अच्छा बाइनरी सिस्टम क्या है कि जिसमें 2 सिर्फ नंबर होते हैं बल्कि डिजिट्स होते हैं 0 और 1, ठीक है। पेंटा सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 5 डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 4 और यानी 1 से 4 तक तो 4 हो गए और 0 मिला के 5। ऑक्टल सिस्टम 8 को कहते हैं जिसमें 1 से 7 तक 7 हो गए और 0 मिला के 8। और डेसिमल सिस्टम ये होता है 10 का निज़ाम जिसमें 1 से 9 तक 9 हो गए और 0 मिला के 10 हो गया। तो यानी कि बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 होते हैं, पेंटा सिस्टम में 0 से 4 तक होते हैं, ऑक्टा से 0 से 7 तक होते हैं और डेसिमल 0 से 9 तक होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एन एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड, जो 90 डिग्री से लेस हो, अच्छा ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि स्ट्रेट एंगल जो होता है ये 180 का होता है और ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है ये 90 से अबव 180 से कम। एक्यूट जो होता है ये 90 से लेस होता है और राइट एंगल एग्जैक्टली जो 90 का होता है ये राइट एंगल होता है। अब यहाँ उसने कहा है कि एन एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल होता है।
For two real numbers we can have possible choices as per properties of real number. रियल नंबर की जो अगर दो नंबर हो तो उनकी प्रॉपर्टीज बनती हैं तीन. मसलन किस तरह कि लेट सपोज एक नंबर है a, एक है b, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, एक और a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई ए, फिर a प्लस नहीं, दो प्रॉपर्टीज होती है इफ टू रियल नंबर a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए और a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. तो ये टू जो पॉसिबल चॉइसेस हैं उनको फुलफिल करता है. अब आते हैं ज़रा जनरल साइंस पे. जनरल साइंस चूँकि ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, आपने इस पे तवज्जो देनी है. सबसे पहले विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर विद k इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 8 और m इज इक्वल टू 7. तो ये क्लोरीन है. थोड़ा स्पीड से आप काम करते हैं क्योंकि अभी बहुत सारा पोर्शन रहता है. हम 17 पे पहुँचे, 100 MCQ हमने करने हैं. दूसरा है ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग थिन एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल विद अ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज नोन एज. ये है बी ऑप्शन है इसमें, ग्लोमेरुलस. और 19 पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस दैट डज नॉट अलो करंट टू पास थ्रू इट ओवर अ सर्टन लिमिट. तो ये होता है फ्यूज़. जो फ्यूज़ होता है ना, ये जब लिमिट से ज़्यादा करंट पास हो तो ये या तो जल जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी पॉइजनियस केमिकल causes addition, narrowing of blood vessel and make difficult to quit smoking. ये एक्चुअली CO2 नहीं सॉरी, ये निकोटीन होती है. निकोटीन जो सिगरेट के अंदर पाई जाती है, ये क्या करती है कि ये ब्लड वेसल्स को नैरो कर देती है और जो सांस लेने में वो दुश्वारी पैदा करती है, निकोटीन. और आयरन इज सेकेंड मोस्ट एब्यूटेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट आफ्टर. जो आयरन है ये एल्युमिनियम के बाद दूसरा एब्यूटेंट मेटल है. चलते हैं अगली स्लाइड पे. अच्छा, ये कोई चूँकि 22 वाला मिसिंग है तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे. अब आते हैं हम 23 पे. कह रहे हैं वी आर गेटिंग सिंथेटिक इंसुलिन एंड एंटीबायोटिक बाय यूजिंग टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी थ्रू. ये जो है ये एक्चुअली जो डी ऑप्शन है इसका कि जेनेटिकली अल्टर्ड बैक्टीरिया और यीस्ट के ऊपर बात आ गई है इंसुलिन की. तो इंसुलिन हमेशा बैक्टीरिया से बनता है. ठीक है. कह रहे हैं कि आगे फिजिक्स का एक है स्टेटमेंट है और इसके आगे एमसीक्यू है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी को ना ही पैदा किया जा सकता है और एनर्जी को ना ही किया जा सकता है डिस्ट्रॉय. अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन है पेडागोजी का. तो थोड़ा स्पीड से चलेंगे. नंबर 1 है पेडागोजी का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एनी लेसन प्लान. कि लेसन प्लान का कौन सा कंपोनेंट नहीं है. अब आपने देखा कि एवेल्यूएशन जो है ये लेसन प्लान का हिस्सा है. प्रोसीजर जो है ये बी लेसन प्लान का हिस्सा है. ड्रेस कोड ये लेसन प्लान का हिस्सा नहीं है और ऑब्जेक्टिव लेसन प्लान का हिस्सा है. अब 26 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेजेस ऑफ यूज ऑफ आईसीटी टूल्स इन एजुकेशन. के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं वो उनकी एडवांटेज, उनकी खासियत क्या है, खसूसियत क्या है, उनका फ़ायदा क्या है.
तो अगर हम पहला देखें कि सेटिंग ऑफ द डिवाइस कैन बी वेरी ट्रबल सम, तो चूँकि डिवाइसेस को अगर हम यूज़ करते हुए ट्रबल सम महसूस करें तो फिर ICT तक का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। दूसरा है दीज आर टू एक्सपेंसिव टू अफोर्ड, ठीक है एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज, एडवांटेज क्या होगा। सी है इट इज़ हार्ड फॉर टीचर, ये भी एडवांटेज में नहीं आता। इमेज कैन इजीली बी यूज्ड इन टीचिंग एंड इम्प्रूविंग दैट रिटेंटिव मेमोरी ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की जो रिटेंटिव मेमोरी है यानी कि रिटेंशन मेमोरी उसको इम्प्रूव करती है, क्योंकि जब ICT का इस्तेमाल करेंगे तो स्टूडेंट्स को देखेंगे, देखने से जो लर्निंग है वो दिमाग में ज़्यादा मतलब रिटेंशन रहती है, उसकी मेमोरी में वो रिटेन रहती हैं चीज़ें। 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूज़ ऑफ ICT टूल्स इन एजुकेशन इन पाकिस्तान कंटेक्स्ट, वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान में पूछ रहा है। मेमोरी रिटेंशन वो जहाँ के कहीं भी हो, अगर हम ICT टूल यूज़ करते हैं, लेट से हम प्रोजेक्टर ही इस्तेमाल करते हैं जो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर से हम कहते हैं, या स्मार्ट बोर्ड वगैरह हैं, तो यहाँ पे देखें कि वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज हमने देखना है। मेमोरी रिटेंशन डिसएडवांटेज नहीं है। कम्प्लेक्सिटी रिमूवर ये भी डिसएडवांटेज नहीं है। एक्सपेंसिव ये डिसएडवांटेज है, चूँकि पाकिस्तान की बात हो रही है। तो कंसंट्रेशन डेवलपर्स, कंसंट्रेशन जो डेवलप होगी उसका वो भी एडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज नहीं है। 28 पे चलते हैं। द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू द न्यू सिचुएशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड, अब देखिए क्रिएटिविटी है नई चीज़ को जनरेट करना, ठीक है। द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू द न्यू सिचुएशन, न्यू सिचुएशन अडॉप्ट करना और न्यू चीज़ क्रिएट करना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। एक क्रिएटिविटी है न्यू चीज़ अडॉप्ट करना। लर्निंग क्या है, लर्निंग तो पहला या दूसरा स्टेप है। क्रिएटिविटी ये थोड़ा हाई लेवल की थिंकिंग है। मेमोरी देखें, द एबिलिटी टू अडॉप्ट द न्यू सिचुएशन, ये याद करने वाली बात नहीं है, न्यू सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है, और स्टूडेंट उसको हैंडल करेंगे तो वो उनकी इंटेलिजेंसी होगी, यानी इंटेलिजेंस होगी, उससे स्टूडेंट उसको कर सकेंगे, हैंडल कर सकेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लॉजिकली सीक्वेंस ऑफ लेसन इम्प्लीमेंटेशन, तो चूँकि यहाँ पे सारे ऑप्शन नहीं हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मोटिवेशन, इंटरेक्शन, लर्निंग एंड असेसमेंट पहला है ये एक्चुअल है। अगर इस आपने देखना है कि अगर किसी में कोई जो लेसन प्लानिंग का हिस्सा नहीं है वो किसी भी सीक्वेंस में शामिल हो तो वो सीक्वेंस ट्रू नहीं होगी। अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाता है ये इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है, तो नेक्स्ट भी कोई जो स्टेटमेंट 30 है, कम्युनिकेशन, राइटिंग, ग्रामर एंड रीडिंग, तो चूँकि राइटिंग, ग्रामर और रीडिंग ये तकरीबन एक जैसी चीज़ें हो सकता है मुझे कि ये जो ऑप्शन है इसमें कम्युनिकेशन हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेरिट ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसके क्या मेरिट होते हैं। अब स्ट्रक्चरल अप्रोच होती किस लिए है, ये होती है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। तो यहाँ पे राइटिंग जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच का जो यानी कि खासा है, खासियत है, इसको हम कह सकते हैं जी कि जो मेरिट हैं वो क्या हो सकता है। फोकस, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग इम्प्रूवमेंट, स्पीच इज एम्फेसाइज्ड और सूटेबल फॉर हाई क्लासेस। ये इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, थोड़ा सा आगे जाते हैं। नो, ये है, अब सही नज़र आ रहा है। तो ये एक्चुअली स्पीच को एम्फेसाइज करती है। द ऑडियो लिंगुअल मेथड इज़ अ मेथड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग
विच एम्फेसाइजेस द टीचिंग ऑफ लिसनिंग एंड। अच्छा, जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है ये एक्चुअली किसी भी फॉरेन लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ पे जो सेकेंडरी या फॉरेन लैंग्वेज है वो हमारे कोर्स में या तो अरेबिक है या इंग्लिश है, तो हम अगर वहाँ ऑडियो लिंगुअल मेथड इस्तेमाल करते हैं तो नाम से ही ज़ाहिर है कि लिसनिंग और दूसरा इसका है स्पीकिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड, ड्रिल आर नॉट बी यूज। देखिए उस ऑडियो लिंगुअल मेथड में ड्रिल होता है, vocabulary is taught is correct context। जो vocabulary है, हाँ जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है इसमें vocabulary is taught in context और set phrases are conceptually understood। ये सिर्फ phrases की बात नहीं है, grammar explanation are kept to a maximum। grammar explanation भी यहाँ पे वैसे ऑडियो लिंगुअल मेथड में चूँकि लिसनिंग और स्पीकिंग या ग्रामर का इतना तल्लक नहीं है, तो इसलिए ये वोकैबुलरी को क्या करती है, कॉन्टेक्स्ट वोकैबुलरी को टॉट करती है, पढ़ाती है, बढ़ाती है इन कॉन्टेक्स्ट। इन सजेस्टोपीडिया लिसनिंग स्किल इज डेवलप्ड थ्रू। सजेस्टोपीडिया में जो लिसनिंग स्किल है वो एक्चुअली कम्युनिकेशन जो है उसके थ्रू जो लिसनिंग स्किल है उसको बढ़ाया जाता है। और 35 है, टीचिंग स्किल और ऑलवेज हेल्पफुल फॉर रूटीन टास्क, क्लासरूम टेस्ट, डिजायर्ड लर्निंग और सेल्फ लर्निंग। देखिए टीचिंग जो स्किल्स हैं ये यूज होती हैं किसके लिए, रूटीन टास्क के लिए नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो वो होती हैं डिजायर्ड लर्निंग के, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हों, हम जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये डिजायर्ड लर्निंग है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टीचिंग स्किल, एकेडमिक नॉलेज, प्रेजेंटेशन स्टाइल, न्यूमेरेसी और ZPD है या चूँकि मिसप्रिंट्स आए तो, लेकिन बहुत सिंपल है कि जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है, प्रेजेंट करने का स्टाइल, वो लर्निंग या टीचिंग स्किल में आता है। द बेसिक पर्पज ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज टू यूज डिफरेंट डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज, gain and maintain students cooperation to promote learning, deals effectively with disruptive students और use effective teaching learning strategies। अब चूंकि बेसिक पर्पस क्लासरूम मैनेजमेंट है तो ये तकरीबन सारे मिलते जुलते हैं, लेकिन यूज इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज जो है द बेसिक पर्पज ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट का मकसद क्या है कि जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस हो वो इफेक्टिव हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासरूम टीचिंग स्ट्रेटजीज, डिस्कशन, ट्रिप्स, इंक्वायरी गाइडेड इंस्ट्रक्शन और कोऑपरेटिव लर्निंग। ये जो ट्रिप्स हैं ये एक्चुअली जो क्लासरूम लर्निंग है उसका हिस्सा नहीं है। डिस्कशन भी है, इंक्वायरी गाइडेड इंस्ट्रक्शन भी है और कोऑपरेटिव लर्निंग भी है। नेम द इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज। इनमें से जो लेक्चर मेथड है ये भी पुराना है, जो जेक्सवा मेथड है ये मॉडर्न जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है उसके अंदर आता है, इनोवेटिव है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ असेसमेंट। अब देखिए मेथड ऑफ असेसमेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन भी है, चेकलिस्ट भी है, क्वेश्चनिंग भी है, जो हाजिरी लगाना है रोल कॉल, ये मेथड ऑफ असेसमेंट नहीं है। मेथड ऑफ असेसमेंट तब होता है जब हम कोई कंटेंट स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं और उसको फिर असेस करते हैं। तो वो अगर आप मेरे चैनल पे जाएं तो सारे जो मेथड्स हैं असेसमेंट के वो सारे के सारे वहाँ पे मैंने दिए हुए हैं और टाइप्स ऑफ असेसमेंट भी दी हुई हैं। अगर आप टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो
असेसमेंट इन एजुकेशन एक मेरा लेक्चर है, उस पर आप चाहें तो आपको डिटेल से ये चीज़ें मिल जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन टेस्ट आइटम कंस्ट्रक्शन। तो टेस्ट आइटम कंस्ट्रक्शन के लिए जो राइटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन ये नहीं है, या डिफाइनिंग द टेस्ट यूनिवर्स ऑडियंस एंड पर्पस, तो ये भी नहीं है। कंपोजिंग द टेस्ट आइटम ये भी नहीं है, लेकिन इसमें जो डी ऑप्शन है आई थिंक वो दुरुस्त होगा, उसको आपने कहीं देख लीजिएगा। और 43 पे आते हैं, चूँकि ऊपर वाली स्टेटमेंट जो है वो नज़र नहीं आ रही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेप ऑफ क्लासरूम असेसमेंट। क्लासरूम असेसमेंट, पेरेंटल मीटिंग, मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन, ये आखिरी तीनों जो हैं ये क्लासरूम असेसमेंट है, और जो प्लानिंग है ये क्लासरूम असेसमेंट का हिस्सा नहीं है, ये पहले की जाती है। उसके बाद है सैट। सैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ असेसमेंट। अच्छा, फॉर्मेटिव और समेटिव जो असेसमेंट होती है ये, और पोर्टफोलियो जो असेसमेंट होती है ये क्लासरूम असेसमेंट ही होती है। जो सैट है स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, तो ये एक्चुअली इनफॉर्मल टेस्ट असेसमेंट है। उसके बाद हम आते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट पे। 45 पे है, इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ द रोल ऑफ द टीचर शुड बी। टीचर का जो रोल होना चाहिए वो यहाँ चूँकि गाइड नहीं है, गाइडर होना चाहिए, तो टीचर का रोल जो है वो गाइडर होना चाहिए। मैनेजर और होता है, फैसिलिटेटर और होता है। फैसिलिटेटर ग्रुप डिस्कशन में होता है, और लीडर ये क्लास रूम में नहीं होता बल्कि गाइडर होता है। द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मोर डिज़ायरेबल फॉर ECE, ये है EC अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्लासरूम इज। देखिए टेक्स्ट बुक अर्ली चाइल्डहुड में नहीं होती, डिफरेंट मैप्स ये होते हैं, राइटिंग मटेरियल भी होता है, लेकिन इन सब को अगर मिला के हम कहें तो ये ऑडियो विजुअल एड्स में आ जाते हैं। तो ये अम्ब्रेला टर्म है, इसके नीचे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मॉडर्न अप्रोच ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट स्कूल शुड प्रमोट, कॉन्फ्लिक्ट प्रमोट नहीं करते, कंपटीशन भी प्रमोट नहीं करते, इंटरेक्शन भी, कोऑपरेशन प्रमोट करते हैं। जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो ये कहता है कि जो कोऑपरेशन होनी चाहिए। 48 है, हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज स्ट्रांगली कनेक्टेड विद फिजिकल, इसको थोड़ा जूम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज, देयरफॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ, अगर स्पोर्ट्स और गेम हम कहें तो ये स्कूल करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। चूँकि अभी हम क्लासरूम मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, होम एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, इनसे इनकार नहीं है, प्रोविंशियल पॉलिटिक्स भी होना चाहिए, इससे भी इनकार नहीं है, लेकिन चूँकि बच्चे को हम फोकस कर रहे हैं तो वो स्कूल करिकुलम है, ये भी आपने बात ज़हन में रखनी है। द एक्टिविटी दैट मे बी अरेंज फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर इज। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होती है कि अगर हम सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज करें, सोशल सर्विसेज, ये सोशल जो इमोशंस है उनको डेवलप करने के लिए होती है। यूथ पार्लियामेंट और स्टूडेंट काउंसिल, ये तीनों नहीं है, बल्कि सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डे करेंगे तो जो इमोशनली जो डेवलपमेंट होती है वो सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज से होती है। उसके बाद है 50, एस्थेटिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर इज़ बेटर अचीव इन। देखें एस्थेटिक जो है ये यानी कि आप कह दें कि जो थिएटर में जो आर्ट होता है ना उसको सीखने से होती है। द हिडन मोटिव बिहाइंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ टू डेवलप सेल्फ देखें एकेडमिक को अगर आप देखेंगे, लर्निंग स्किल को देखेंगे और डिफेंसिव स्किल्स को देखेंगे तो वो इसमें नहीं आएगा, बल्कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। फॉर एनहांसमेंट ऑफ सोशल स्किल्स टीचर में अरेंज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो किसके लिए है? फॉर सोशल स्किल, तो सोशल स्किल के लिए क्योंकि सोशल कम्युनिटी से होता है, तो बाकी आपने देखना है कि डिबेट कंपटीशन सोशल स्किल में नहीं आता, क्रिकेट मैच भी सोशल स्किल में नहीं आता, स्टडी ऑफ ट्रिप ऑफ म्यूज़ियम ये भी नहीं आता, सिर्फ कम्युनिटी वर्क से जो है वो सोशल स्किल आती है। द थीम ऑफ द राउंडनेस ऑफ अ मॉडर्न एजुकेशन कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट, जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका जो थीम है
वो जो पर्सनल एक्टिविटीज़ है के नॉट है, ठीक है, एजुकेशन के नॉट भी पर्सनल एक्टिविटी से जो राउंडनेस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन है वो अचीव नहीं होता। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर पार्ट ऑफ स्कूलिंग और कॉलेजिएट लाइफ बट फॉल आउटसाइड ऑफ, ये जो यहाँ पे मिस है, पता नहीं क्या स्टेटमेंट्स होंगी, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा देख लेना कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ये करिकुलर के साथ जुड़ी होती है, ये करिकुलम का हिस्सा होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट को करिकुलर एक्टिविटीज़? मॉर्निंग असेंबली, स्पीच कंपटीशन, फिज़िकल ट्रेनिंग और पेरेंटल टीचर मीटिंग। ये जो फिज़िकल ट्रेनिंग है ये को करिकुलर एक्टिविटी का हिस्सा नहीं होते। पेरेंटल टीचर मीटिंग भी को ना, पेरेंटल टीचर मीटिंग जो है ये को करिकुलर का हिस्सा नहीं है। को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न, जूम कर लेते हैं, टू लर्न एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन, सेग्रीगेटेड, इंटीग्रेटेड, सेल्फ रेगुलेटेड और कम्पिटिटिव। को करिकुलर और एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ये स्टूडेंट को हेल्प करती हैं सेग्रीगेटेड एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ को करिकुलर एक्टिविटीज इन द स्कूल? को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है? क्लासरूम टेस्ट, होमवर्क, मॉर्निंग असेंबली और इंटरवल। अब इंटरवल अगर तो ये इम्तहान के हवाले से है तो ये करिकुलर एक्टिविटी है, और यहाँ मॉर्निंग असेंबली जो है ये कोई करिकुलर एक्टिविटी है। उसके बाद है बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। एक्स्ट्रा है जो को करिकुलर और करिकुलर के अलावा हो लेकिन उसका जो लर्निंग है उसमें फ़ायदा हो, ठीक है। साइंस फेयर है तो ये को करिकुलर एक्टिविटी है। एस्थेटिक और स्पीच है तो ये भी को करिकुलर एक्टिविटी है। और ऐसे राइटिंग कंपटीशन है जो को करिकुलर एक्टिविटी, जो एस्थेटिक है ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के अंदर आता है। पिन ड्रॉप साइलेंस इज द नोशन फॉर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। मॉडर्न है, इफेक्टिव है, ट्रेडिशनल है या वेस्टर्न है? ये ट्रेडिशनल जो क्लासरूम मैनेजमेंट है ना उसमें पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि वहाँ वन साइड जो है वो कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टाइल फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट एंड मोस्ट क्लोजली कोरस्पॉन्ड्स टू द अप्रोप्रिएट स्टूडेंट्स बिहेवियर। तो स्टूडेंट के बिहेवियर को अप्रोप्रिएट करता है। अगर आप ऑटोक्रेटिक लगाएंगे या अथॉरिटेटिव लगाएंगे तो ये है कि एक बंदे की तरफ से जो स्टाइल है तो, और असल में लेजिस फेयर जो स्टाइल है ये स्टूडेंट से मोस्ट रिलेटेड है। अप्रोप्रिएट, कोरस्पॉन्ड टू अप्रोप्रिएट स्टूडेंट बिहेवियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग sets reflect most appropriate students behavior as an outcome of the better classroom management? Attentive, focused, organized, orderly, active, organized, confused नहीं है, hyper creative, cooperative, organized, focus, attentive, talkative, ये talkative भी नहीं है, attentive है, अटेंटिव, फोकस्ड, ऑर्गेनाइज एंड ऑर्डरली। ये जो 62 में पहला है ये एक्चुअल इसका ट्रू ऑप्शन है। व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू टेल स्टूडेंट्स अबाउट रूल्स एंड consequences फॉर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट? ऑन द वेरी फर्स्ट डे नहीं होता, ये एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होता है जो सी इसमें है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू मैनेज डिसरप्टिव बिहेवियर मोर इफेक्टिवली इन क्लास? फाइन और प्लेंटी ये नहीं है। नॉन वर्बल क्लूज, इंडिविजुअल कांटेक्ट और पेरेंट्स मीटिंग। तो यहाँ पे चूंकि वो पूछ रहा है कि विच वन इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू मैनेज डिसरप्टिव बिहेवियर मोर इफेक्टिवली इन क्लासरूम, तो ये इंडिविजुअल कांटेक्ट जो बच्चा गड़बड़ करता है उससे इंडिविजुअल कांटेक्ट किया जाता है। रिकॉर्ड ऑफ ऑफिशियल लाइफ ऑफ एनी
एम्प्लॉय इज स्टेटेड इन। जो एम्प्लॉय की ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है वो ना ही एडमिशन रजिस्टर पे होता है, वो स्टूडेंट के लिए होता है, स्टॉक रजिस्टर स्कूल की चीज़ों के लिए होता है, कैश बुक फाइनेंस के मतलब होती है, और सर्विस बुक जो होती है ये टीचर के यानी कि एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड के लिए होती है। नेक्स्ट है द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स विच the record of the students which furnish material for a history of school is called, अच्छा the record of student नहीं है, the record of events which furnish for a history of, तो एडमिशन रजिस्टर नहीं है, लॉग बुक नहीं है, ये स्कूल रिकॉर्ड होता है। द रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, तो द रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स जो होता है ये स्कूल कैलेंडर पे होता है, और अगर स्कूल का रिकॉर्ड हो तो वो स्कूल रिकॉर्ड के ऊपर जो रजिस्टर है उस पर मेंटेन किया जाएगा। द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है ये हमेशा कैश बुक पे होती है, क्योंकि एडमिशन रजिस्टर स्टूडेंट के लिए है। लॉग बुक जो है ये जो हेड टीचर होता है वो कम्युनिकेट करता है थ्रू लॉग बुक, और फी कलेक्शन रजिस्टर भी अलग है, लिहाजा फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक पे होगी। इन पीपल्स अटेंडेंस रजिस्टर विच ऑर्डर दैट नेम्स ऑफ द स्टूडेंट शुड बी प्रेफरेबली फॉलोड, किस पे होता है, अल्फ़ाबेटिकली नहीं होता, क्रॉनिकल ऑर्डर भी नहीं होता, एडमिशन ऑर्डर पे असल में स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर इन पाकिस्तान बिगन्स ऑन, ये 1 जुलाई से फाइनेंशियल ईयर बिगन होता है। देखें जो बजट होता है उसके बाद फाइनेंशियल ईयर बिगन हो जाता है। अब आते हैं जनरल नॉलेज पे। तो जनरल नॉलेज चूँकि ज़रूरी नहीं है कि अब इनमें से कोई रिपीट होगा, हो भी सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि ये रिपीट हो, इसलिए जनरल नॉलेज की जो भी बुक है आप उसको पढ़ें और एक मरतबा उससे गुजर जाएं। क्योटो प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट इज़ अबाउट, जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये क्लाइमेट चेंज के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी गई है जो क्लाइमेट चेंज को देखती है, और जो भी क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स हैं उनको देखती है। उसके बाद है द 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट आर, जो 3 पिलर हैं वो एक्चुअली जुडिशरी, लेजिस्लेचर और जो एक्सेक्टिव है, ये 3 पिलर हैं किसके, स्टेट के। द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन सब कंटिनेंट वाज, मुगल डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो ज़हीरुद्दीन बाबर था। द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, यानी कि मुगलिया जो दौरे हुकूमत है उसका लास्ट जो मुगल हुक्मरान था वो था बहादुर शाह जफ़र, जिसने वो अपनी गज़लें भी आखिर पे लिखी हैं कि लगता नहीं मेरा दिल उजड़े तैयार में वगैरह वगैरह, इस तरह से। वो वाज द फर्स्ट प्रॉफिट, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फर्स्ट प्रॉफिट थे। द फेमस रानिया डेवल टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये जनरबल में है रानिया डेवल टेम्पल। और उसके बाद है हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली। 2021 में शाह गुलाम कादर, चूँकि मेरे ख्याल से नून लीग की हुकूमत थी, तो शाह गुलाम कादर साहब जो थे वो इसके स्पीकर थे असम्बली के, लेजिस्लेटिव असम्बली के। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्लेम टू have established a new province in Indian occupied Kashmir termed as Vijay of Hind, यानी इंडिया प्रोविंस इन अरबिक। तो ये IS था, ये जो इस जो ये तंजीम है, अब्रीवेशन है ये
ये असल में ISIS है, जो एब्रीवेशन है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। नंबर 78 पे है, देयर आर टोटल 4 पार्टीज इन्वॉल्व इन कश्मीर डिस्प्यूट, इंडिया, पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। देखें USA नहीं है, UK भी नहीं है, चाइना है इसमें इन्वॉल्व। 4 जो पार्टीज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं। 4 ममालिक हैं जिनके दरमियान मसला कश्मीर है। और कश्मीर के लोग हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है और चाइना है। चाइना इज़ लोकेटेड, चाइना ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर के जो लोकेशन है उससे चाइना नॉर्थ वेस्ट पे है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज़, ये इंडस रिवर है जिसे हम दरिया झेलम कहते हैं। पाकिस्तान came into being the day when the first Hindu converted to Islam, who said these words, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहे थे। Which area is also called बाबुल इस्लाम, ये सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। The state of national assembly, the seats of national assembly are divided among provinces on the basis of, ये population की बेस पे जो सीट्स हैं वो डिवाइड होती हैं। हु वाज नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 2019, लिटरेचर में 2019 में जो नोबल प्राइज़ होल्डर था वो था अबे अहमद अली, नहीं वो था पीटर हेडके या हेडेक है, ये जो दूसरा है ये है। आपने नोबल प्राइजेस होल्डर जो मुख्तलिफ सालों के वो देख लेने हैं। इन साउथ एशिया विच कंट्री हैड द हाईएस्ट GDP इन 2019 की बात है तो इंडिया था तब, जिसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा थी। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये करंट चीफ जस्टिस 2021 की बात है तो वो गुलजार अहमद साहब थे। फुटबॉल वर्ल्ड कप वाज वॉन बाई, यानी 2000 फुटबॉल वर्ल्ड कप ये मेरे ख्याल से ये फ्रांस ने जीता था। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020, आर्मी चीफ कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर अ टेन्योर अप टू, अच्छा आर्मी चीफ जिसे हम कहते हैं एक्सटेंशन मिलना, तो वो 3 साल के लिए उनको थी कि इसको एक्सटेंशन मिलेगी। ठीक है, ये कोई मिसप्रिंट सा है, बल्कि वही है। अगला आते हैं जी इस्लामियात पे। तौहीद की ज़िद है, तौहीद की ज़िद शिर्क है। अत्तय्यब का माना है पाक। कुरान मजीद में एक नाम अल फुरकान से है, फुरकान फ़र्क से है, तो हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब। जन्नत के दरवाज़ों में से एक का नाम है जिससे सिर्फ रोज़ेदार, वो बाब श्याम नहीं है, आपने यहाँ भूलना नहीं है, ये बाब रेहान है। शर्म हिजाब तरकीब के एतबार से हैं, ये मरकब अतफ़ी है। इलाज भी दवा से क्या मुराद है, दवा से इलाज। उर्दू के किस शायर ने नौजवानों को शाहीन से तशबीह दी, ये अल्लामा इकबाल ने कहा था कि शाहीन मेरे इन शाहीन बच्चों को बाल उपर दे, वो वाला शेर। शेर में तारीख़ी वाक़े के ज़िक्र की इस्तिलाह में क्या कहते हैं, ये तलमी होती है। अच्छा, अब 27 पे है कि 97 पे है। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। ये क्लास 10th की एक बुक है उर्दू की, जिसमें हमद है। ये शेर किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है, ये हमद की सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है, चूँकि ये अल्लाह ताला की तारीफ़ के मुतल्लिक़ है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की वजह शोहरत क्या थी, मज़ा नगारी। मैदान करबला में सुबह का मंज़र किस शेरी सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है। देखिए, हमद अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है, नात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है, मरसिया किसी की शान में कहे गए अल्फाज होते हैं, और कसीदा मरसिया जो होता है ये स्पेशली हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के जो हुए हैं वाक़यात, ये सारे उनके लिए है। कैसे, इसके कुछ अज्जा भी हैं
मरसिए के। तो मरसिया एक्चुअली मैदान करबला में सुबह का मंजर पेश करने वाला है। कसीदा क्या होता है कि किसी की तारीफ़ करना। मरसिया ये होता है कि किसी की मौत को गम और अलम से उस अशार में पेश करना, ठीक है, किसी की शहादत को। ज़ौफ़ और नातवानी से क्या मुराद है? ज़ौफ़ देखें और नातवानी ये दोनों तकरीबन ताकत नहीं है, ताकतवरी भी नहीं है, तंदुरुस्ती भी नहीं है। ये देखें ये तीन माने जब एक जैसे हो जाएं तो उनमें फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो पेपर सेटर है उसने एक माना ऐसा डाला हुआ होता है जो तीनों से मुख्तलिफ होता है। और अगर आपको यहाँ से ना समझ आए तो आप इन मानों पे गौर करेंगे। जब मानों पे गौर हो जाएगा तो आपको समझ आएगा ताकत, ताकतवरी, ये तो दोनों एक जैसे हैं। अब जाहिर बात है MCQ में ओनली एंड वन ओनली जो है वो ट्रू होता है। इसलिए ये जो है ये जो था आखिरी, ये था कमज़ोरी। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ज़रूर करें। और ये एक मुख्तसर सा मैंने तज़किया पेश किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आएगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लर्न विद हिजाज़ी पे जाएं। वहाँ पे एक पूरी सीरीज़ है एजुकेशनल पेडागोजी की। वहाँ पे सारे लेक्चर तकरीबन बने हुए हैं। उर्दू की भी कुछ चीज़ें हैं, मैथ्स की भी आपको थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप अपनी तैयारी को वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।